हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ के बारे आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। जीएसटी का सप्लाई बाउंडर जीएसटी का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। ये पार्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं उसको रिक्वेस्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जीएसटी बहुत आसान है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा ही आसान है। बट जो भी टीचर है ना, वो इतना जानबूझ के तुमको डरा के रखते हैं। बहुत जीएसटी आसान नहीं है, बहुत दिक्कत होती है पढ़ने के लिए। मतलब बहुत आसान है, मतलब वो ऐसे पढ़ाते हैं जानबूझ के, मतलब मिक्सअप करके पढ़ाते हैं। तुम जानबूझ के कन्फ्यूज ही करते हैं। बट क्या होता है ना, तुम फेल होते हो, वो फिर बार उससे दूसरे बार कोचिंग के लिए जाते हो, वो उसका इनकम पैसा इनकम होता है, तुम फेल होते हैं। मतलब एक वे होती है जानने के लिए। पहले तुम सारे चीज़ें डेफिनेशन जानोगे, उसके बाद जाके पढ़ाओगे ना, खुद पढ़ोगे, देखना कितना आसान होगा। हम अकाउंट्स में अच्छा क्यों रखते हैं, एफएम में अच्छा क्यों रखते हैं, कॉस्टिंग में अच्छा क्यों रखते हैं? क्यों ना, हमको पहले डेफिनेशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाता है। आसान होता है ना। ये क्या होता है ना, ये सीए के जो बच्चे में थ्योरी का बहुत सारा टेंशन है, थ्योरी आता नहीं है। थ्योरी में ज़्यादा पैसा चार्ज करने के लिए ये सब होता है। जानबूझ के ज़्यादा ही कंफ्यूज करेंगे, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। क्या हो गया, बच्चा सोचेगा बहुत दिमाग ख़राब है, जीएसटी मुझे आएगा नहीं, इसी वजह से कोचिंग लेना पड़ेगा। कोई लेना ज़रूरी नहीं है। मैं तुमको भरोसा देता हूँ, जीएसटी में 40 से तुम 25 से 30 मार्क लाओगे। मेरे ऊपर भरोसा रखो, फिर क्लास करो। देखना जब एक चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएगा, मैं तुमको जब क्लास कराऊंगा तब देखना कितना आसान होता है। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा 2 क्लास ख़त्म हो चुका है। हम आज पढ़ेंगे सप्लाई। आई थिंक हमारे जो डेफिनेशन क्लास ख़त्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे जो रियल होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। चलिए इसको पहले साइड करते हैं, साइड कर लेते हैं, अभी पढ़ते हैं। हमें पहले जानने का सप्लाई कौन होता है। जो सप्लायर बोलते हैं ना, एक्चुअली होता है कौन? देखो, जो गुड्स और सर्विस और दोनों ही, गुड्स करता है और सर्विस वो दोनों ही करता है, शाल मीन द पर्सन आर सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस, और बोथ शाल इंक्लूडिंग एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लाई इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस, बोथ आर सप्लाई। तो मतलब क्या निकला, हम जाएंगे अभी समझेंगे। चलिए देखो, जो गुड्स एंड क्या सर्विस जो एक वो ओनर है, मान लो ओनर है, ये दोनों काम कर रहा है, इसको मानेंगे क्या, सप्लायर। मतलब मान ले मैं हूँ मैं हूँ ओनर। ठीक है, मैं गुड्स भी सप्लाई करता हूँ और सर्विस भी देता हूँ। मैं ओनर खुद हूँ, मुझको क्या बोलेंगे, इसके इज ए क्या, सप्लायर। मान ले मेरे बदले में मतलब मैं ओनर हूँ, फिर भी मेरे बदले में मैं एक एजेंट अप्लाई किया। एजेंट अपने एजेंट का नाम है राज। ठीक है, राज ने सारे सेल किया, गुड्स किया और सर्विस भी किया। मैं बोलूँगा जो एजेंट के द्वारा हुआ, मैं उसको सप्लाई नहीं बोले, ये गलत है। दोनों ही सप्लाई मानने के। मैं खुद तो किया, ये है सप्लायर। मैं एजेंट के तरीके से मतलब क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक एजेंट आपके अपना ही अपॉइंट करके मैं उसको जो काम किया उसको ही मानेंगे क्या, सप्लाई मानेंगे। मतलब दोनों को मानेंगे। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, अभी इसको पहले इरेज कर लेते हैं, कितने बार होता है देखते हैं। इतना हुआ, ठीक है। चलो हम दोनों को, मतलब एजेंट को और मेन पर्सन जो सप्लाई ओनर को, दोनों को हम मानेंगे बोथ आर सप्लायर। ठीक है, अभी चलते हैं। फिर जो बने खैर एजेंट जो कुछ नहीं है, मालिक नहीं है, फिर उसको जो सप्लायर बना देंगे, उसको तो टैक्स पड़ेगा ना, नहीं। एजेंट को जो भी टैक्स पड़ेगा वो देगा कौन, वो ओनर देगा। क्यों, एजेंट है ना, वो तो खुद तो मालिक नहीं है। जो भी टैक्स पड़ेगा वो देगा, ओनर देगा। आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं रिसिपिएंट। एक्चुअली फिर रिसिपिएंट कौन है चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। द पर्सन टू हुम
क्या, टू पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर और मेड अवेलेबल। डिलीवर और मेड अवेलेबल में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिलीवर मतलब खुद के लिए, मेड अवेलेबल मतलब खुद के लिए बट खुद यूज नहीं करता है, इसी वजह से। चलिए उस दोनों बात को हम समझते हैं। और टू होम पोजेशन, तीनों के लिए, डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल और होम टू पोजेशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। चलो एक आराम से समझ लेते हैं। एक बर्थडे केक है, बर्थडे केक दिस बर्थडे बॉय नॉट गिव मनी। जिसको तुम बर्थडे मान जो होता है वो, जिसका बर्थडे वो पैसा देता है नहीं, हम सारे लोग मिलके उसके लिए क्या करते हैं, पैसा देते हैं। बर्थडे बॉय नॉट गिव मनी, बट उसको मनी बाय कंसिडरेशन बोल सकते हो। बट केक इज अवेलेबल, हम क्या वो बर्थडे बॉय पैसा नहीं दिया है, केक हमारे पैसे से ला के आए। बट यहाँ में डिलीवर कौन, रिसिपिएंट कौन होगा, बर्थडे बॉय। क्यों न, केक इज अवेलेबल ओनली फॉर बर्थडे बॉय, मतलब केक इसी वजह से लाया गया जिसका बर्थडे है। बट यहाँ में रियल रिसिपिएंट कौन होगा, बर्थडे बॉय होगा, ठीक है। नहीं, जो भी लाए थे उसके लिए वो रिसिपिएंट नहीं होगा, रियल हो गए रिसिपिएंट क्या, बर्थडे बॉय होगा। ये थोड़ी तकलीफ होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आराम से क्लियर होगा। चलिए वो नीचे भी थोड़ी मैं बहुत सारे पॉइंट लिखा हूँ, शायद आपका हेल्प होगा जानने में। सर्विस, सप्लाई ऑफ ए सर्विस द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर, मतलब जो यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद शाल इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग as such and be help of the recipient in relation to the goods or service are both supplied। मतलब ये क्या लिखा है, मतलब तुम एक रिसिपिएंट हो, तुम्हारे बिहेल्प में, मतलब तुम्हारे अनुपस्थित में, मतलब तुम एक जगह में हो, तुम्हारी कंपनी चलाते हो, तुम रिसीव नहीं किए और एजेंट को अपॉइंट करके रिसीव किए, उसमें भी तुम खुद रिसिपिएंट हो गए, ठीक है। एजेंट जहाँ भी अप्लाई करो तुम खुद रिसिपिएंट हो गए, बट फ्यू एक्सेप्शन है, मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। इस बार अभी आएंगे पर्सन। पर्सन कौन होने, एन इंडिविजुअल, ए HUF, ए कंपनी, ए फर्म, ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ए लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। आई थिंक हमारा आज सारे का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अभी चलेंगे रियल चीज़ों पर, मतलब हमारा डेफिनेशन ख़त्म हो गया, अभी चलेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। चलो, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई दो भी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, ठीक है। नॉट सप्लाई मनी और सिक्योरिटी, सप्लाई में मनी और सिक्योरिटी कभी आता नहीं है। चलो, यहाँ में होगा पैरामीटर ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई होने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, 3 चीज़ें। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये क्या है, जो बिजनेस को आगे लेने के लिए, मतलब बिजनेस को जो डेवलप करने के लिए, बिजनेस को जो चाहिए उसी को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो चीज़ें यूज होगा उसको हम बोलेंगे द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो भी ये एक पैरामीटर हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो कंडीशन हो गया। उसके बाद कंडीशन में एक होगा ये, उसके बाद 2 है गुड्स और सर्विस होना चाहिए, दूसरा फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन कुछ देने के बदले में कुछ लेना है, कंसिडरेशन है। फिर भी कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन है, पैरामीटर सप्लाई में एक्सेप्शन है। ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, एक जगह में एक कॉन्सेप्ट में मिलेगा तुमको, मतलब वो कंसिडरेशन कुछ नहीं लेता है, फिर भी हम मानेंगे वो क्या है, सप्लाई है, उसको क्या बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई बोलते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब देखो तुम एक इंपोर्ट करे, इंपोर्ट मतलब तुम एक इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करे, सर्विस, ठीक है, सर्विस, ठीक, सिर्फ सर्विस ही होगा और गुड्स नहीं होगा, ठीक। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली,
ठीक है। मान लो तुम एक कंपनी चलाते हो, ठीक है, तुम्हारे बाहर में एक अच्छा क्लाइंट है, वो तुमको लॉ में जो टैक्सेशन में अच्छा तुमको एडवाइस दे रहा है, तुमको दे रहा है। वो तुम यहाँ सोच रहे हो इंडिया में अच्छा चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, तुम सोच रहे हो बाहर में मुझे क्या एडवाइस देगा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बिजनेस में आगे जाने के लिए। तुम सही के बोले, ठीक है, वो जो होगा ये कंसिडरेशन हो व नहीं हो, बिजनेस हो व नहीं हो, बाहर में यूज करे, बाहर का चीज़ मतलब यूज आप करें, मतलब आपको माना जाएगा सप्लाई। क्लियर हो गया आप? चलो, नहीं क्लियर हो तो और एक बार हम जाते हैं समझने के लिए। देखो तुम्हारा कंपनी है, मान लो SAUNANY सनी LTD। छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये देखो हाफ HA हाफ CA LTD है। ये क्या लंदन LONDON, लंदन में एक लॉयर है। मैं क्या सर्विस रिसीव किया, सर्विस रिसीव किया कहाँ से? लंदन से इंडिया तक। ये क्या हुआ? इंपोर्ट सर्विस हुआ, इंपोर्ट सर्विस हुआ। इसी वजह से यहाँ में क्या कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। देखो मतलब कोई रूल नहीं यहाँ में जो होगा, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब ये जो पहला जो कंडीशन है, ये हो व ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको मानेंगे ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर? आई होप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाया है। तो नहीं हुआ है मुझे कमेंट करो कौन सा पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी भूल जाता हूँ तो भी नहीं आता है ना, कमेंट करो सर ये पार्ट मुझको नहीं आया, तो मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। चलिए अभी ये देखते हैं सप्लाई में इंक्लूडिंग क्या होता है। मैं सिर्फ यहाँ तीनों में इंक्लूडिंग लिखा हूँ, एक्सक्लूडिंग मतलब अलग है, चैप्टर अलग है। ये इंक्लूडिंग खत्म होने के बाद जो एक्सक्लूडिंग क्या है उसके बारे में ज़्यादा नहीं किया हूँ, कम किया हूँ। क्यों ना, तुम्हारा जो क्वेश्चन ज़्यादा आएगा ये तीनों चैप्टर के अंडर में ज़्यादा आने वाला है, तीनों, ठीक है। चलिए, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, ठीक है। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब ये क्या बोला जाता है, हम जो सप्लाई करते हैं, सप्लाई डिटेल सप्लाई जो भी बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कंसिडरेशन जो हम लाते हैं वो बिजनेस के लिए इफेक्टिव है ना नहीं है। यहाँ में देखो एक चीज़ देखो, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हर कोई कॉन्सेप्ट में लगता है। देखो यहाँ में भी, ठीक है, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें तुम करोगे वो कोर्स और फर्दरेंस पर बिजनेस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब प्रॉब्लम करूँगा तब डिटेल में अच्छे से होगा। ऐसा प्रॉब्लम मैं तैयार किया हूँ, नोट एग्जाम में लिखोगे मार्क मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज़ फाइनल, कोई रोक भी नहीं सकता है। चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ आएंगे, उसके बाद सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में आएंगे। चलिए, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहले सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, मतलब कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, इसका मतलब है। अभी चलते हैं उसके बारे में क्या लिखते हैं। कंसिडरेशन इज पेमेंट, कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी इन फॉर्म मनी, इट कैन बी मनी और काइंड। काइंड मतलब मान लो तुम मुझे पैसा देना हो, यहाँ मैं तुमको समझाता हूँ। हाँ, इसको साइड करते हैं, हो गया। मान लो HK, मेरा नाम है HK बेहरा, ठीक है, ये है राज, ये दो मैं हूँ या ये है, ये मेरा मान लो स्टूडेंट है, मेरा राज भी एक स्टूडेंट भी है, ये स्टूडेंट है, ये मुझको क्या 10,000 रुपया देना है। राज ने बोला सर मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मेरे पास एक आईफोन है सर, ये सेकेंड हैंड आईफोन है और नया खरीदोगे सर ये 70,000 मिलेगा, ठीक है। वो मेरे पास तो पैसा नहीं है, इसी वजह से सर ये आईफोन आप रख लो, ठीक है। उस 10,000 मैं नहीं दूंगा, आईफोन के बदले 10,000 बदले में आईफोन रख लूँ। यह हुआ, मैं तो सेटिस्फाई हो गया, क्यों मार्केट में 70,000 मिलता है, मुझे सेकेंड हैंड 10,000 में मिल गया।
ये क्या हुआ, तो मनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ नहीं। इसी वजह से काइंड में भी हो सकता है। इसी जो चीज़ें को काइंड बोलते हैं, ठीक है। मनी को छोड़ के मैं मोबाइल का एग्जाम्पल लिया, किसी का जो प्लॉट होगा, बिजनेस होगा, और कोई भी चीज़ें हो सकती है, ये सब काइंड है। मनी को छोड़ के काइंड में दे देते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को सर्विस भी हो गया। ये भी देखो मैं फ़ोन का बात लिया, अभी नीचे चलते हैं। मान ले ये HK है, मैं हूँ HK, ठीक है। ये मेरा राम है मान ले, ठीक है। ये दोनों है, ठीक है। मैं राम को मैं 10,000 दिया था, राम को मैं 10,000 दिया था, मतलब 1 ईयर हो गया, ठीक है। राम अभी मुझे लौटा नहीं सकता है। अभी राम ने बोला है सर आपको मैं बाहर को, मतलब इंडिया टूर जब आप करोगे, मैं तो आपको क्या करूँगा, फ्री में कराऊँगा, जी। ये क्या, ये तो मेरे तो कोई प्रोडक्ट तो मेरे हाथ में नहीं आया, यहाँ में क्या आया, मुझे सर्विस आया, ठीक है। मतलब गुड्स में तो क्या, गुड्स में भी आ सकता है, मतलब कुछ फ़ोन, लैंड, घर ऐसा भी आ सकता है, और सर्विस में भी आ सकता है, ठीक है। सर्विस इंडिया टूर में घूमने के लिए हो गया, मेरे कोई लॉ का एडवाइज हो गया, टैक्स का एडवाइजर हो गया, ऐसा बहुत सारा सर्विस है। होटल में रहने के लिए हो गया, ठीक। हेल्थ चेकअप हो गया, ये भी सर्विस में भी काइंड हो सकता है। समझ गए? चलिए, आई थिंक मैं आराम से तुमको समझ गया। अभी चलिए देखते हैं, सब हो गया। अभी चलो, इट्स कवर, इतने तो हो गया ना। कंसिडरेशन इज पेमेंट और कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बीन इन फॉर्म ऑफ मनी, इट्स कैन बी मनी और काइंड में हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर आपको समझा दिया हूँ। इट्स कवर एनीथिंग एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। मैं क्या बोला, कुछ भी आप एक्सचेंज कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ। तो जो भी समझ रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस में बहुत कुछ होता है। चलिए अभी इसमें करेंगे, अच्छा से समझाएंगे। मैं जो बोला अभी थोड़ी इसमें अच्छे से करेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, कंसिडरेशन इज 2 पार्ट, तापर पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस फॉर द सप्लाई, ठीक है। फॉरबिडेंस ऑफ सप्लाई, ये जो है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई फॉर डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज पेमेंट ओनली। ये जो डिपॉजिट टू बी कंसिडर पेमेंट ओनली होगा, बट ये जो होगा ये दोनों का मिला के ये होगा बाय रिसिप्ट और एनी अदर पर्सन, ये होगा एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंसिडरेशन में क्या होगा, तुम रिसिप्ट जब करोगे तुमको सेंटर और स्टेट का कोई सब्सिडी रिसिपेंट बाय कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट था रिसिपेंट में भी हम उसको पढ़ चुके हैं। फिर सर कौन सा वाला कंसिडरेशन मानेंगे, देखो व्हेन ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेल सप्लाई, मतलब जो डिपॉजिट ही, मतलब तुम एक माल बेच दिए, पैसा तो आया ना, पैसा आया, वो काइंड में आया, वो कैश में आया। जो तुम पैसे को क्या करो, तुम्हारे खाते में डिपॉजिट होगा तो आएगा ना, माल बेचो तो पैसा आया, हम उसी को मानेंगे क्या, सप्लाई मानेंगे। मान लो तुम्हारी तरह एक, यहाँ मैं तुमको समझाता हूँ। देखो तुम एक बिजनेस करते हैं ना, हाँ बिजनेस कर रहा हूँ। अभी तुम 2000 का माल बेचे, मैं 2000 का माल 60 SHIRT 60 बेचे, किसको, रघु को बेचे। रघु ने तुमको 1500 रुपया दिया और 500 रुपया तुमको गवर्नमेंट से मिला, GOVT गवर्नमेंट से मिला, ठीक है। ये जो 500 रुपया ना, ठीक है, तुम्हें कंसिडरेशन में आएगा, क्यों ना, गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें जो भी ऐड होगा कंसिडरेशन नहीं आएगा। तुम्हारा कंसिडरेशन कितना आएगा, 1500 रुपया, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं देता तो रघु देता 2000 कंसिडरेशन रहता है। जो अमाउंट तुम्हारा डिपॉजिट होगा ये लिखा है, देखो
व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन, उसको बोलेंगे आप सप्लाई। ठीक है, चलिए फिर कंसिडरेशन में 2 सिनेरियो है। कितना सिनेरियो है? 2 सिनेरियो, मतलब टू वे है जानने के लिए। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट कंसिडरेशन। एक, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। 2 है, हम पहले देखेंगे। डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल, क्या लिखा है बार बार देखो, इंडिविजुअल डोनर, इंडिविजुअल डोनर, इंडिविजुअल मतलब अकेले इंसान, एक इंसान डोनर विदाउट कंसिडरेशन। जो डोनेशन रिसीव हुआ, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन पर रिसीव हुआ इंडिविजुअल डोनर से, ये क्या होगा? जीएसटी इज नॉट लेवेबल 3 कंडीशन। कब होगा? इस केस में डोनेशन जब रिसीव किए विदाउट कंसिडरेशन में, ठीक है, 3 केस में जीएसटी नहीं लगेगा। कौन से केस में? चलिए देखते हैं। गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, पेमेंट का कैरेक्टर गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए। दूसरा, पर्पज ऑफ क्या लिखा है? फिलैंथ्रोपिक, इसका मतलब क्या है पता है? लीड्स टू नो कमर्शियल गेन। ठीक है, अभी चलते हैं, देखो क्या होता है, अभी तुमको समझाता हूँ फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या है। देखो ये जो ना फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या है, तुम एक ये जो ना ब्लाइंड पीपुल जो होते हैं, उसका एक अनाथ आश्रम है, ठीक है, अनाथ आश्रम है। तुम गए, ठीक है, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम गए 50,000 दे दिए, ठीक है, 50,000 रुपया तुम दिए, बस 50,000 दे के तुम चला आए। तुम्हारा ये 50,000 देने से तुम्हारे बिजनेस को कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। कैसे फ़ायदा हुआ? मैं तो पैसा दे के आया। तुम्हारे कोई इसमें 50,000 दे के तुम्हारे कंपनी ने कोई एडवर्टाइज किए कि नहीं? कुछ भी नहीं किए। इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, मतलब नो कमर्शियल गेन। क्लियर? चलते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, देखना, ठीक है। एंड नॉट एडवर्टाइज, मैंने लिखा कोई भी नो कमर्शियल गेन, कोई एडवर्टाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी। भूषण डोनेटेड, क्या? भूषण डोनेटेड ब्लैक बोर्ड, भूषण डोनेटेड टू ब्लैक बोर्ड, ठीक है, योगो कौन है? योगोनिषद, ठीक है, योगोनिषद संस्था। योगोनिषद संस्था एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल योगो इंस्टीट्यूशन। चलिए, योगोनिषद संस्था इज प्रिंटेड अंडरनेथ, मतलब जो नीचे ब्लैक बोर्ड के नीचे, दी ब्लैक बोर्ड शो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ठीक है। इसमें हमको टैक्स लगेगा? नहीं, जीएसटी लगेगा नहीं। जो किसको लगेगा? भूषण को लगेगा, नहीं लगेगा? देखते हैं, देखो अभी क्वेश्चन है, ये एक ब्लैक बोर्ड है, मान लो स्कूल का ये ब्लैक बोर्ड है, ये कौन लिखा? ये जो मतलब जो ना इंस्टीट्यूशन, मतलब भूषण ने कुछ नहीं, इंस्टीट्यूशन लिखा गुड गॉड विशेस टू भूषण। इसमें भूषण को क्या प्रॉफिट हुआ? क्या? कुछ नहीं। यहाँ में कोई एडवर्टाइज किया गया? नाम कोई एडवर्टाइज नहीं होती है, प्रोडक्ट एडवर्टाइज होती है, ठीक है। तुम एक टीवी में देखते हो जो OnePlus का मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, रेडमी का मोबाइल एडवर्टाइज, उसका मालिक का नाम लिखा होता है क्या? नहीं। इसी वजह से प्रोडक्ट नाम लिखा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट नाम, इसी वजह से पैसा लेते हैं। इसी वजह से यहाँ में भूषण को कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ये पहली बात। यहाँ में पहले एडवर्टाइज हुआ नहीं हुआ, वो दूसरी बात है, कोई कमर्शियल गेन नहीं है। क्या कमर्शियल गेन है? तो फ्री में दे रहा है ना, कमर्शियल गेन थोड़ी होगा, ठीक है। अभी चलते हैं, सच में मैं जो बोला वो ठीक है ना झूठ है, देखते हैं, ठीक। यहाँ में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसमें भूषण को कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्यों ना? भूषण का कोई एडवर्टाइज, कोई कमर्शियल गेन
नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह एडवर्टाइज इसी तरह एग्जाम्पल आगे आएगा, इसीलिए मेरे पास टाइम बचाने के लिए मैं ये काम तुमको जिम्मेदारी देता हूँ। अभी मैं जो तुमको दिखाऊंगा वो सारे चीज़ें तुमको नोट में लिखना चाहिए। कब लिखना चाहिए सब देखो, ये ख़त्म होने के बाद इसको पहले लिखो, उसके बाद ठीक है अभी वीडियो को पॉज करो, उसको लिख दो, ये एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल 1 लिखो, उसके बाद फिर एग्जाम्पल 2 लिखोगे। बट मैं नहीं लिखा हूँ टाइम बचाने के लिए, अभी तुम लिखोगे। ठीक है, चलो ये देखो, देखिए श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू ए टेम्पल इन दिस मेमोरी ऑफ लेट फादर, मतलब फादर गुजर चुके हैं, इसी वजह से वो दिया है। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड ए रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोट डोनेशन बाय मिस्टर दुर्गा देवी मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोर फ्लोर ऑफ द रूम। यहाँ में क्या हुआ है, यहाँ में जो क्या है टेम्पल जहाँ पे जो टेम्पल का एसोसिएशन होता है, वहाँ में क्या है कि ये जो स्मिता देवी का नाम और किसी वजह से दिए है वो रूम के नीचे लिख दिए। इसमें क्या हुआ, कोई एडवर्टाइज नहीं हुआ, कोई कमर्शियल गेम भी नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ में टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम ये करेंगे, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। क्या था, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन आधा घंटा हो चुका है, ये चैप्टर आधा घंटा हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जितना आपको समझा सकता हूँ मैं उतना आपको आराम से समझाता हूँ। और ये बात थोड़ी है, मैं ज़्यादा समझाता क्यों नहीं ना, ज़्यादा समझे कोई बात है ही नहीं। एक वीडियो को मैं 5 घंटा रिकॉर्ड करूँगा पूरा क्लास को, पहले तुम्हारा टाइम जाएगा, दूसरी बात ज़्यादा तुम लिखोगे। ठीक है, बट आखिरी में रिजल्ट क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अच्छे से लिखना चाहिए। यही तो हमारा अल्टीमेट एम है। तुमको 100 घंटा में जीएसटी पढ़ाऊँ, मतलब पूरा पिन बाय पिन तुमको समझाऊँ। ठीक है, वो तुम जीएसटी में 40 से 30 ला भी आए, और भी सब्जेक्ट है ना तुमको पढ़ने के लिए, ना सिर्फ जीएसटी पढ़ोगे। क्या प्रॉब्लम होता है, देखो जो भी अकाउंटिंग टीचर होता है, जो भी जीएसटी टीचर होता है, जो टैक्स टीचर होता है, वो ये नहीं समझते हैं हम सिर्फ हमारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। कहना ये कि बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, 5 सब्जेक्ट ग्रुप 1 पास करने के लिए। जो जीएसटी बंदा, जो टैक्स, जो टैक्सेशन, जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो इतना तुमको क्वेश्चन देते हैं, इतना टाइम लेते हैं पूरा A to Z समझाने के लिए, तुम्हारा टाइम ही चला जाता है। वो तो जानबूझ के तुमको डिटेल में समझाते हैं, क्यों ना हो सर वो तो अच्छा पढ़ाएंगे, ये होगा। अरे मान लेते हैं वो सर 3 महीने ले गए अकाउंट्स कंप्लीट करने के लिए, तुम्हारे पास तो और 3 महीने है, तुम रिवीजन करोगे, कैसे करोगे? रिवीजन 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 मैं लिख के देता हूँ, 3 बार जो रिवीजन करेगा उसको स्वयं जो ब्रह्मा जी आएंगे ना, हाँ, जो भगवान आएंगे, वो फेल नहीं कर सकता उसको। मैं तुमको वादा दे रहा हूँ, नवंबर में जो भी एग्ज़ाम देगा नवंबर में, मेरे से जो मेरा क्लास सारे कंप्लीट करके मैं मेंटरशिप स्टार्ट करूँगा। कितने समय पढ़ना है, कहाँ करना है, क्या करना है, सारे क्वेश्चन दूंगा, कंप्लीट करेगा मेरे पास। कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा, मैं बार बार बोलूँ, कोचिंग का कोई पैसा नहीं देना है। जो पास नहीं करे ना, मेरे नाम एक कुत्ता पालना, सारा खाना मैं दूंगा, ये लिख के रखना। मैं ऐसा ही हूँ, मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, ये फाइनल है। ठीक है, आप खुश रहिए, सबको खुश भी रखे, खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए रखते हैं हम। अभी 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में आई थिंक 10 पार्ट की 8 पार्ट आएगा। ठीक है, खुशी से पढ़ोगे, पूरा डिटेल में कवर भी करूँगा, और आखिरी में क्वेश्चन भी करके दूंगा कैसे लिखना है। हमारा तो वही अल्टीमेट एम है ना, एग्जाम में कैसे लिख के पास करना है, वही अल्टीमेट मेल है, मेरा यही होता है। ठीक है, चलिए रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।